हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको बता देता हूं कि इस सीरीज में हम फिजिक्स की जेई की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और उसके साथ साथ हम इरोडोव के जितने भी रेलेवेंट सवाल है वो भी इस सीरीज में साथ में ले रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, सबसे पहले हम अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मैंने तुम्हें इतना बता दिया था कि ये देखो, इस तरीके का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें ये एल और एल पर रखे हैं, और ये जो रिंग है, ये बेसिकली इनके जो अगर देखा जाए तो ये सर्कल की जो एक्सेस है, इस पर ये दोनों चार्ज एल और माइनस एल दूरी पर रखे हुए हैं। बेसिकली इसका प्लेन परपेंडिकुलर है इन चार्जेस के, मतलब अगर इस एक्सेस के बेसिकली तुम देख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों चार्जेस एक्स वाई प्लेन में पड़े हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली वाई जेड प्लेन हो जाएगा जिसमें ये रिंग रखी है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हमें पूछा था कि इस रिंग के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बताना था। तो चलो देखते हैं, है ना। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली ये रिंग के अगर तुम डिफरेंट पॉइंट्स पर देखोगे, सपोज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। बट अगर तुम इसमें एक कॉन्सेंट्रिक ऐसे छोटी सी एक रिंग टाइप का एलिमेंट ले लो, तो उस रिंग टाइप के एलिमेंट, मतलब उस रिंग पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब की डिस्टेंस इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो होगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस इस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, जो ये रिंग का रेडियस होगा। तो उस रिंग के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो और इसीलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिर मतलब उस रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर उस छोटे एलिमेंट को हम इंटीग्रेट कर देंगे रेडियस जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, तो हमें पूरी डिस्क के लिए फ्लक्स मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें रिंग टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ चुका है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो अपने रिंग को पहले बनाते हैं। यार, ढंग से बन गया थोड़ा। तो ये हो गई रिंग। हाँ, ठीक है। तो ये हो गई रिंग, और ये इसकी एक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। इस पर यहाँ से सेंटर से एल दूरी पर हमारा क्यू। हाँ, तो यार हम कह रहे थे, यार एल दूरी पर क्यू चार्ज रखा है, और इस साइड भी तुम्हारा एल दूरी पर, बेसिकली ये पूरी दूरी एल हो गई, यहाँ पर एक क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज बेसिकली रखा है। तो अब हम इस पर एक रिंग टाइप का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ से कुछ स्मॉल आर दूरी पर हम गए, मतलब स्मॉल आर रेडियस का हमने एक इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक रिंग ली, ठीक है, इस तरीके की। अरे यार, रिंग बन जाना, इस तरीके की, है ना। और एक मिनट, हाँ, और इसकी कुछ थिकनेस है, सपोज इस तरीके की, है ना। ये यूनिफॉर्म है बेसिकली, थोड़ा सा बनने में सी होगी, ये डी आर थिकनेस हो गई, ठीक है। ये हमने इस तरीके का रिंग टाइप का एलिमेंट लिया। तो अब अगर हम इस चार्ज की वजह से इस रिंग के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो वो बेसिकली कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसको अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ कुछ E, ठीक है। और अगर मैं अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखूं, तो इसको पहले मैं ज्वाइन कर दूं, और ये भी हो जाएगा, ये इस तरफ होगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बेसिकली इन दोनों का ही अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारी आर है ना। इसको मैं इसे दिखा देता हूँ, आर, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, तो ये भी थीटा है, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल है ना, आर एल सिमेट्र, ये दोनों ट्राइंगल बेसिकली एक तरीके से तुम्हारे सेम ही तो है, मतलब आर एल थीटा सेम सिमिलर टाइप के ट्राइंगल है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जरा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये दिख रहा है क्यों? क्योंकि देखो, ये करस्पॉन्डिंग, सॉरी, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारे, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, मतलब बेसिकली ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डी का रिजोल्यूशन करूं, है ना, तो उसे कलर दिखा लेते हैं। जैसे इसको मैंने अगर तोड़ा, तो एक इधर इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा डी कॉस थीटा,
और एक ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा जो कि होगा डी साइन थीटा। ठीक है। अब मैं इस नीचे वाले को अगर रिजॉल्व करूं इसको, तो इसका भी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा आएगा, और नीचे की तरफ इसका आएगा डी साइन थीटा। ऐसा, यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डी साइन थीटा। तो अब ये डी साइन थीटा वाले वेक्टर तो एक दूसरे को काट देंगे, और नेट पूरी की पूरी फील्ड तुम्हारी राइट साइड में हॉरिजॉन्टली आ जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली इस रिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी कॉस थीटा। ठीक है। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर। ठीक है, हो गया। डी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो डी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ, या अंडर रूट क्या लगाना, बेसिकली एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर। तो ये बेसिकली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ये हो गया तुम्हारा डी, है ना। और एरिया तो तुम्हारा इसका, अगर रिंग का एरिया देखा जाए तो उसको मैं लिखता हूँ 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है। तो अब जरा डी फाई, इस छोटी सी रिंग के लिए फ्लक्स लिखते हैं। तो वो हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, और उसके बाद हम और लेंगे, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, एरिया वेक्टर, और ये कोलिनियर होंगे तो समझ में आ रहा होगा ना कि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू रिंग होगा इस तरफ, है ना। ठीक है। तो ये एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। तो ये हो गया। तो एरिया वेक्टर हम लिखेंगे, इसमें एरिया सीधे सीधे लिख देता हूँ, 2 पाई आर डी आर। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करके सीधे क्योंकि कोलिनियर है। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसमें सारा फंक्शन आर का बन चुका है, लेकिन थीटा भी एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है। तो इस थीटा को हटाना है, तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं। अगर तुम यहाँ से tan थीटा को लिखोगे, तो बेसिकली अपने को cos थीटा लिखना है ना, सॉरी tan थीटा क्यों लिख रहा है, फिर हम cos थीटा ही लिख लेते हैं। cos थीटा तुम्हारा हो जाएगा आर, सॉरी नहीं, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा। इस ट्राइंगल में तुम देख सकते हो। ठीक है। इस cos थीटा की वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर डी आर। ये हो जाएगा तुम्हारा डी फाई। तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल आर के लिए। ठीक है। तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकालने पहले तो तो के क्यू, बेसिकली 2 पाई के क्यू एल, इतना बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, ये 1+12 3/2, ये हो गया जीरो से कैपिटल आर। ठीक है। ये अपना टोटल फाइव हो जाएगा जो अपने को आंसर चाहिए। तो अब इस इंटीग्रेशन को देखते हैं, है ना। तो बेसिकली हम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर लिख लें, कुछ टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, एल कांस्टेंट है, तो बेसिकली बचेगा 2 r dr इक्वल टू 2 t dt। यहाँ से 2 काट दो, तो r dr इक्वल टू टी डी टी आ गया। अब इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा, r dr की जगह मैंने लिख दिया टी डी टी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि टी क्यू। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/t, है ना। इसको अब हम वहां रख देते हैं, तो फाई की वैल्यू हमारी जो निकल करके आ रही है हो जाएगी 2 पाई के क्यू एल, 2 पाई के क्यू एल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हो गया, है ना, -1/t, है ना। टी की वैल्यू रखते हैं 2 पाई के क्यू एल -1/, टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो टी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी लिमिट देंगे जीरो से कैपिटल आर। ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 पाई के क्यू एल, अंदर जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, यानी कि हाँ, तो यहाँ तक लिख लिया हमने, है ना। अब इसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई, के की वैल्यू में लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू एल। और बेसिकली एल को मैं अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है। अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा अपना
माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये प्लस वन बाई एल था तो प्लस वन बचेगा। ठीक है, वन बाई एल इंटू एल, वन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये टू से टू गया, ये पाई से पाई गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर तुम्हारा आएगा वन माइनस इस एल को रखे रहो अपॉन, नीचे भी एल कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर, ये कैपिटल आर है बेसिकली, है ना, यहाँ पे वैल्यू रखी थी ना हमने, ये होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर रख दो, ये सारा, तो एल से एल चला गया, तो तुम्हारा फाइव जो निकल करके आएगा वो होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये तुम्हारा सर्कुलर सेक्शन का फ्लक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये करना था। तो यही है यार, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग को जो डिस्कस करना है टॉपिक, तो हम बेसिकली डिफरेंट बॉडीज के लिए गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे। तो लास्ट हमने स्फीयर और तुमने देखा था सिलिंड्रिकल बॉडी से कर लिया था। अब इन्हीं में एक केस और होता है कि अगर इनमें कैविटी हो तो हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो उसी में पहला स्फेरिकल, सर हम बेसिकली स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे जिसमें एक स्फेरिकल कैविटी हो। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, वो आप देखते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो, स्फेरिकल यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्फेरिकल कैविटी, विथ स्फेरिकल कैविटी, है ना। तो इसी पर अपना एरोडोव में क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है ये, और एक जनरल डेरिवेशन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ इसी में। ठीक है, जो अपना एरोडोव का क्वेश्चन भी है, एरोडोव का है ये क्वेश्चन नंबर 3.3.28, यानी कि थर्ड चैप्टर का 28th क्वेश्चन, एरोडोव, आई ई एरोडोव वही। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इनसाइड अ बॉल, इनसाइड अ बॉल चार्ज्ड, तो देखो इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली with volume density rho, with volume density rho, there is a spherical cavity, there is a spherical cavity, the center of cavity is displaced, the center of cavity is displaced with respect to the center of ball by a distance a, the center of ball by a distance a, find the field strength E inside, find the field strength E inside the cavity assuming permittivity equal to unity, permittivity equal to, तो आओ देखते हैं इसको, ये जनरल प्रूफ भी है और इरोडोव का तुम्हारे क्वेश्चन भी है। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली विद वॉल्यूम डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी जिसका सेंटर ए डिस्प्लेस्ड है विद द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, मतलब स्फेरिकल बॉल। ये है तुम्हारी स्फेरिकल बॉल, सपोज इसका सेंटर कुछ ये रहा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसमें एक कैविटी है जो कि जिसका सेंटर इसके सेंटर से कुछ ए डिस्प्लेस्ड है। ठीक है,
तो ये जो यहाँ से, अब ये ए जो डिस्प्लेस है ना, वो कितनी भी दूर, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी तरफ, ऐसे पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकता है। चलो मैं कुछ एंगल पे ही ले लेता हूँ, मतलब एंगल क्या, अब ये सर्कल को ऐसे रोटेट करो तो वो जो है दोनों लाइन में भी आ जाएंगे। तो बेसिकली ए डिस्प्लेस है और ये रहा कैविटी का सेंटर। तो इस सेंटर से तुम्हारे पास एक कैविटी है, इसमें सर्कुलर कैविटी। ठीक है, और इस कैविटी का रेडियस कुछ स्मॉल आ रहा है। ठीक है, बड़े रेडियस का मतलब बड़े सर्कल का रेडियस, मतलब बड़े स्फीयर का रेडियस कैपिटल आ रहा है, और कैविटी का रेडियस स्मॉल आ रहा है। तो कैविटी जरा ड्रॉ कर लें। ये हो गई तुम्हारी कैविटी, और इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम में चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कैविटी में जो कि खाली है, तो ये जो है इस तरीके से चार्ज पूरे में फैला हुआ है। और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो अब हमें कैविटी के इनसाइड कोई भी जनरल पॉइंट है, सपोज कोई भी पॉइंट, कोई एक पॉइंट जैसे ये पी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये अपने को बताना है ना। तो देखो इसमें, तो यार देखो इसमें एक बहुत सिंपल मेथड फॉलो करते हैं कि इस पूरी डायग्राम को, बेसिकली जो स्फीयर विद कैविटी है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो बॉडीज का सम हो सकता है। क्या? एक ये बड़ा स्फीयर, ठीक है, एक मिनट, बड़ा स्फीयर, इसमें पूरे में इसका रेडियस आर है, वो रो है, और पूरे में इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में रो डेंसिटी से चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस तरीके से, प्लस एक छोटा स्फीयर है ना, जिसमें इस तरीके से माइनस चार्ज फैला हुआ है ना, और इसकी भी डेंसिटी वही रो है, और इसमें रेडियस स्मॉल आर है। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये बॉडी बनेगी। बेसिकली ये जो कैविटी वाली स्पेस है ना, इसमें हमने प्लस 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 भर दिया, और माइनस 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 दोनों रो डेंसिटी से भर दिया। तो बेसिकली कुछ नहीं किया, उतना ही प्लस उतना ही माइनस भर दिया, तो न्यूट्रलिटी बनी रही। बट उसके बाद फिर हमने इसको एक बॉडी ये मान लिया, एक बॉडी ये मान लिया। अब हमें इनके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता ही है। तो सपोज ये अपना पॉइंट, ये मतलब ये अपना सेंटर हो गया, C1 बोल देना इसको, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C1 P बार, है ना, क्योंकि रो आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता था, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इस वेक्टर के अलोंग होगी ऐसा। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये वेक्टर होगा, है ना, ये इस वेक्टर के अलोंग होगी। और अब मैं इस छोटे वाले में देखूं, इसको मैं E1 बोल दे रहा हूँ, इसका सेंटर सपोज C2 है, ये पॉइंट P है। तो इस P पॉइंट पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, P C2 बार, है ना, क्योंकि C2 P होनी चाहिए थी, बट क्योंकि माइनस चार्ज है तो उलट जाएगी। ठीक है, तो P C2 बार के अलोंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहूँ E2 बार, तो वो हो जाएगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C2 P बार। समझ में आया, है ना। तो अगर मैं ई बार नेट लिखना चाहूंगा, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दूं मैं सिंपली, E1 बार प्लस E2 बार, तो वो हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, अंदर आएगा अपने पास C1 P बार प्लस P C2 बार, है ना। C2 P बार नहीं, P C2 बार है, दिखाया था मैंने ऊपर, गलत लिख दिया यहाँ पे, है ना, P C2 बार। ठीक है, ये हो गया, तो C1 P बार प्लस P C2 बार। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इस फिगर जो बेसिकली जो हमने सबसे पहला फिगर बनाया था, इसमें बना के देखते हैं। ये C1 है, ये C2 है, और ये P है। ठीक है, तो C1 P बार जो तुम्हारा वेक्टर होगा वो ये होगा, और P C2 बार तुम्हारा जो वेक्टर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या ये नहीं हो जाएगा तुम्हारा C1 C2 बार? समझ में आया, C1 P बार प्लस P C2 बार जो होगा वो तुम्हारा C1 C2 बार बन जाएगा। कैसे? ये हो गया C1 P बार, ये हो गया P C2 बार, इन दोनों को ऐड किया तो C1 C2 बार। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में C1 C2 बार। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, है ना, किसी भी जनरल पॉइंट P के लिए। तो मतलब किसी भी पॉइंट के लिए, क्योंकि C1 C2 तो फिक्स्ड है, तो ये एक फिक्स्ड वेक्टर आ गया। तो कोई भी पॉइंट P हो उस पर एक फिक्स्ड वेक्टर। तो यार यहाँ से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर इस तरीके का कैविटी वाला सीन है, तो उसमें कैविटी के अंदर
पूरे टाइम में एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिक्स्ड वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, और वो ये होगा। और अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। और ये बेसिकली C1 C2 बार में अपने को लेंथ भी दी हुई थी, तो ये A इंटू C1 C2 कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि लेंथ ए दी हुई है इसकी, अपना मैग्नीट्यूड C1 C2 बार की लेंथ अपने को ए दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या सीन है, अब मैं अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो ये एक बार जरा ही मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा रफली फिगर, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा अपना बड़ा वाला स्फीयर, ये रही इसमें कैविटी, है ना, right। और कैविटी बन जाए ढंग से, अरे यार, ये रही कैविटी, कैविटी का सेंटर C2 C1, इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी रो से, ठीक है। अब C1 C2 बार जो वेक्टर है वो बेसिकली ये है। तो हमने बोला इस पूरे रीजन में, कैविटी वाले पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड C1 C2 बार के अलावा, मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से पैरेलल तो बना सकते हो, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे में। ये बेसिकली मेरे को इक्वल वेक्टर्स बनाने चाहिए थे, थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना। किसी भी पॉइंट पर C1 C2 बार के अलाउंग होगी इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें देखने को मिलेगी सेम डायरेक्शन में पूरी कैविटी के अंदर। इसका प्रूफ हमने ऊपर ये देख लिया। तो यही जनरल केस है जो कैविटी का हमने स्फीयर वाला केस देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी कैविटी वाले में एक टाइप और है, हमने सिलिंड्रिकल बॉडीज के लिए पूरा कैलकुलेशन की थी, हॉलो में भी सॉलिड में भी। अब सिलिंड्रिकल में अगर कैविटी हो तो कैसे करेंगे, तो वो है अगला टॉपिक हमारा, तो नोट कर सकते हो। हाँ तो यार नोट कर सकते हो, चार्ज प्रेजेंट इन सिलिंड्रिकल रीजन विथ सिलिंड्रिकल कैविटी। ठीक है, तो इसमें भी इरोडोव का एक क्वेश्चन है जो कि जनरली इसी का प्रूफ है, तो वो एक क्वेश्चन भी हम साथ में ले लेते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी है और जनरली प्रूफ भी है, जैसे पिछले बार वाला था। तो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3.29, इरोडोव। तो क्वेश्चन नोट करो, inside an infinitely long cylinder, circular cylinder, inside an infinitely long circular cylinder, charged uniformly with volume density, charged uniformly with volume density, rho, there is a circular cylindrical cavity. Rho, there is a circular cylindrical cavity, ठीक है। आगे, the distance between the axes of the cylinder, the distance between the axis of the cylinder, the distance between the axes of the cylinder and the cavity is equal to A, and the cavity is equal to A. Find the electric field strength E
फाइंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E inside the cavity inside the cavity the permittivity is assumed to be equal to infinity. The permittivity is assumed to be equal to u. ठीक, बेसिकली एयर में सारा काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके का कुछ कह रहा है कि अपने पास एक सिलिंड्रिकल रीजन है और इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। अबे चलो बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया, ये अपने पास इस तरीके का सिलिंड्रिकल रीजन है और ये पूरा वही इनफाइनाइट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे हमने पहले पूरी सारी चीजें, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो हम बात कर ही नहीं सकते, सारी बातें हमने इनफाइनाइट के लिए ही की है। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सेस बनाते हैं यहाँ से। ये हो गई इसकी एक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है इस तरीके का सिलेंडर है और इससे कुछ ए दूरी पे एक और सिलेंडर की एक्सेस है। बेसिकली एक कैविटी है, उसकी एक्सेस है ये। ठीक है, तो अब उस कैविटी को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इस तरीके से। हमारी ये हो गई कैविटी। बेसिकली इस तरीके की ये कैविटी है। ठीक है, इस तरीके की ये कैविटी है और कैविटी का एक्सेस जो है और जो सिलेंडर का एक्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस ए है ना। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया और ये सब इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर तुम इसको ऊपर से देखो, इस जगह से अगर मैं सपोज यहाँ से देख रहा हूँ पूरे सिनेरियो को, ये मेरी आंख हो गई है ना। ऊपर से मैं अगर इसका व्यू ले रहा हूँ तो ऊपर से मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा कि इस तरीके का एक सर्कल, ये सिलेंडर का टॉप व्यू है। ठीक है, सिलेंडर का सेंटर हो गया C1, इससे ए दूरी पर दूसरी एक्सेस है, इस सिलेंडर की एक्सेस, इसका सेंटर ये C2, यहाँ पर C1 है ना। और ये हो गया तुम्हारा छोटा सा ये कैविटी। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैविटी। ठीक है, और इस पूरे वॉल्यूम में बचे हुए कैविटी के अलावा वही अपना रो डिस्टेंस रो से, और इसका टोटल रेडियस r है और इस कैविटी का रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, और बाकी पूरे रीजन में कैविटी के अलावा इसमें रो डेंसिटी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इस फिगर में देखोगे तो इसमें भी वही सेम चीज है, ऐसे पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैविटी छोड़ के, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इस पे हमें किसी जनरल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो फिर हम वही सेम काम करेंगे। इसको एक बड़ा सिलेंडर टॉप व्यू ही बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि उससे तुम्हें सही से व्यू मतलब समझ में आ रही होगी चीजें। टॉप व्यू ही बना रहा हूँ इस तरीके से। हम एक बड़ा ये रहा। अरे यार, ठीक है, क्या है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का बनेगा, बड़ा सर्कल, C1 सेंटर, P पॉइंट, पूरे में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रो डेंसिटी, प्लस छोटा सर्कल जो कि बेसिकली तुम्हारा कैविटी है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है। अरे कैविटी, ये हो गया कैविटी, इसमें माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। रो से इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ये है इसका C2, ये है इसका P। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ ρ/2 एप्सिलॉन नॉट C1 P बार। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और इस पे जो होगी, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो P C2 बार के अलॉन्ग होगी, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ
रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बस सेम काम जो पहले किया था पिछले केस में वही है, पी सी टू बार। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाएगी तुम्हारी वो हो जाएगी ई वन बार प्लस ई टू बार, यानी कि हो जाएगी रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट सी वन पी बार प्लस पी सी टू बार, है ना। तो सी वन पी बार प्लस पी सी टू बार बेसिकली ये होगा तुम्हारा सी वन पी बार, ये होगा तुम्हारा पी सी टू बार, ये अपना बन जाएगा सिंपली सी वन सी टू बार। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये बनेगा रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट सी वन सी टू बार। तो इसमें भी वही एक यूनिफॉर्म टाइप की फील्ड आएगी पूरे में सी वन सी टू बार के अलाउंग। ये जनरल आंसर है, ठीक है, जनरल डेरिवेशन। और जो आपने क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से हो जाएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि सी वन सी टू की लेंथ ए दी थी और ये सी वन सी टू क्या। ठीक, ये हो गया। तो ये है, ये सिलेंड्रिकल रीजन के लिए भी हमने देख लिया, इस तरीके से सारी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो कैविटी वाले केसेस में यही है यार, है ना। एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी वही कैविटी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन तुम अपने आप से पहले ट्राई करना, मेरे ख्याल से अब इतना बताने के बाद ये हो जाना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई एडवांस का। ठीक है, किस साल का है ये तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से एक फिगर दिया है, पहले फिगर बना लें, है ना। इस तरीके से, अरे भाई सर्कल बनाना है। ठीक है। सर्कल को ऐसे बनाना है कि इन दोनों के रेडियस अलाइन करने चाहिए। ये बन गया। ठीक है। इसका सेंटर कुछ ये हो गया, ए बोल दिया। इसका सेंटर कुछ ये हो गया, बी बोल दिया। ठीक है। और एक ये जनरल पॉइंट कोई पी है इसके बीच के रीजन में। इस पूरे में ऐसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी इसकी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी बस फिगर बना लो। और इस पूरे में माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जो बीच वाला रीजन है वो खाली है। ठीक है। इसमें लिखा है पॉइंट पी इज लाइंग, देखो, पॉइंट पी इज लाइंग इन द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन, इन द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट पी इज लाइंग इन द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन of two spheres, of two spheres. Find electric field at point P if two spheres are uniformly charged with रो एंड माइनस रो। बेसिकली रो एंड माइनस रो का मतलब है कि जो है दोनों ही रो से चार्ज है, बट एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पी पॉइंट पर लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार तुम पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इसको। बेसिकली हम वही फिर दो स्फीयर्स की तरह देख सकते हैं, है ना। पहला स्फीयर अपना ये हो जाएगा, अरे यार, इसका सेंटर ए हो गया, पॉइंट पी पर अपने को लिखना है। और इसमें पूरे पे इस तरीके से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रो डेंसिटी से। प्लस दूसरा एक छोटा सी जो बगल वाला स्फीयर है, ये पी सेंटर वाला, है ना, ये इस तरीके से ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट बी है, इसमें पूरे पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे पे रो डेंसिटी से। और इसका रेडियस कुछ होगा। ठीक है, वो अपने को गिवन नहीं, ये हो गया। इसकी वजह से इवन बार लिखेंगे तो वो हो जाएगा रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट ए पी बार, बेसिकली इस डायरेक्शन में। और इस पर हो जाएगा इस डायरेक्शन में पी बी बार के अलावा, है ना। इसको हम लिखेंगे ई टू बार इज इक्वल टू रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट पी बी बार, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो हो जाएगी
E1 बार प्लस E2 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट AP बार प्लस PB बार। अब AP बार प्लस PB बार क्या होगा तुम्हारा, वो देखते हैं। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा AP बार, ये हो गया तुम्हारा PB बार। तो तुम्हें साफ साफ खुद ही दिख रहा होगा कि AP प्लस PB तुम्हारा AB बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वेक्टर एडिशन AB बार। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में AB बार। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास वेक्टर के फॉर्म में आंसर गिवन थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या किसी भी जनरल पॉइंट में कैविटी में यही होगा, AB बार के अलॉन्ग ही आएगा। सिमिलर जैसे हमने ऊपर वाले दोनों डेरिवेशंस किए थे। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है कैविटी में। हो सकता है स्फीयर के अंदर सिलिंड्रिकल कैविटी दे दे या सिलेंडर के अंदर स्फेरिकल कैविटी दे दे। तो अब तुम मेरे ख्याल से सारे केसेस कर लोगे। ठीक है, तो यही है यार। तो आई होप तुम्हें जितना आज की वीडियो में बताया समझ में आया होगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प डाल देना कि तुम्हें किस पॉइंट पर डाउट आया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।